हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। देखो थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज के लेक्चर में हम थर्मोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये बेटा थर्मोडायनेमिक्स है, इसी की एक ब्रांच है जिसके अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हीट एक्सचेंज होता है। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उन सब की स्टडी की जाती है, इसको बोल देते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। लिखेंगे ब्रांच ऑफ thermodynamics, branch of thermodynamics in which deals with change in heat एनर्जी भी लिखा जाता है इसको, चेंज इन हीट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज नॉन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी ब्रांच है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिकल रिएक्शन है उसमें हीट एक्सचेंज की स्टडी करते हैं, उसका नाम होता है थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो बेटा थर्मोकेमिकल रिएक्शन है वो इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसकी फेज इंडिकेट कर रखी हो, ठीक है, या हीट एनर्जी भी साथ में इन्वॉल्व कर रखी है, उसको बोल देते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन, तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन किसको इंडिकेट करती है? इंडिकेटिंग फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड इन्वॉल्व्ड एनर्जी एंड आल्सो इन्वॉल्व्ड एनर्जी। तो बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके फेज को बताते हैं, इन्वॉल्व्ड एनर्जी है उसके बारे में बता देती है, उसको बोल देते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इंडिकेटिंग फेज ऑफ रिएक्टेंट and product and also involved heat या एनर्जी। इसमें जो भी हीट एनर्जी जहां पे भी जो भी इन्वॉल्व होता है उसको इंडिकेट करती है। जैसे ये रिएक्टेंट है ए, ये गैस फेज में है, बी है ये भी मान लेते हैं गैस फेज में है, इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, सी है ये लिक्विड फेज में आ गया मान लो, डी है ये सॉलिड फेज में आ गया, इसमें हीट है वो इन्वॉल्व हो रहा है मान लो एक्स किलो के लिए ऐसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इसकी फेज को इंडिकेट कर रखा हो, साथ में उसमें इन्वॉल्व एनर्जी है उसको बता रखा हो, उसको हम बोल देते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में देखो एक और आता है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन ऑब्लिक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन उसकी हीट की बात कर रहे हैं, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या थर्मोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हीट ही क्या होती है? हीट ऑफ रिएक्शन। इन्वॉल्व हीट in a chemical reaction is known as heat of reaction. Involved heat in a chemical reaction is known as heat of reaction या enthalpy of reaction भी बोल देते हैं। बेटा ये दो कंडीशन में दी जाती हैं, एक तो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसके बारे में हम पढ़ के भी आए हैं। देखो क्या क्या पढ़ा था हमने, हीट कैपेसिटी बताया था, वहां भी बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम है उसके ऊपर हीट, और एक होती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है वो होती है इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट प्रेशर की जो हीट होती है वो क्या होगी? एंथैल्पी बोल देते हैं उसको, ठीक है। एंड मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड इन ओपन कंटेनर, या फिर ये कह सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? एंथैल्पी, डेल्टा एच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हालांकि बता चुके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उनको ऊपर लिख देते हैं इसको भी। तो हीट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, दो कंडीशन पे ले रहे हैं।
जैसे मैंने यहाँ लिखा डेल्टा आर एच, हीट ऑफ आर का मतलब यहाँ पर रिएक्शन, और एक होता है डेल्टा आर ई, या यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एच होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये होता है डेल्टा ई, और इसी का दूसरा नाम एंथैल्पी भी बेटा इसी को बोला जाता है, एंथैल्पी। जनरली हम हीट ऑफ रिएक्शन के लिए एंथैल्पी वर्ड यूज में ले लेते हैं। क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि मोस्टली रिएक्शन आर कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर या इन ओपन कंटेनर, दैट्स व्हाई यूज एंथैल्पी, ठीक है। ये होता है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होती है, उसको क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी भी बोल देते हैं इसको, या इसी का नाम होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है। और अगर एक केमिकल रिएक्शन के लिए दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो हमने ये रिलेशन पढ़ चुके हैं। कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर रिलेशन पढ़ा था हमने, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, याद आ रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था एच और ई के बीच में रिलेशन, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी है, उसमें ये रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेल्टा एन जी समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उसके मॉल के डिफरेंस है, इसको रिप्रेजेंट करता है। एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के गैस के मोल और रिएक्टेंट है उसके गैस के मोल, ओनली फॉर गैसेस स्पीसीज। और इन दोनों के अंदर बात करें बेटा इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में, तो हम ये पढ़ते हैं कि इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? एंथैल्पी। इसका रीजन भी लिख देते हैं। जनरली एंथैल्पी इज मोर इंपॉर्टेंट। जनरली एंथैल्पी इज मोर इंपॉर्टेंट because mostly chemical reactions are carried at constant pressure, या फिर ये बोल सकते हो इन ओपन कंटेनर। अगर ओपन कंटेनर है तो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही प्रेशर कंसीडर होगा, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी इंटरनल एनर्जी आपको दे रखी है और एंथैल्पी पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। रिएक्शन के लिए आर भी बेटा ऐसे यूज में लेता है, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट भी लिख सकता है या फिर आर भी लगा रहता है। क्लियर हो गया? अब देखो आपको ये बता देते हैं इंटरनल एनर्जी उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इससे मेजर करते हैं। देखो क्या होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ज़्यादा अपने सिलेबस में नहीं है, इतना बस इतना दे रखा है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला बताएंगे, बस उसको ध्यान में रखना है जो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। बेटा दे देखिएगा, लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इसका मेजरमेंट किससे किया जाता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। और ये जो इसकी किसको बताते हैं? ये रिलीज हीट को बताता है। ये बताएगा उसी मैटर में रिलीज्ड हीट, जो यहाँ पे इसकी इंटरनल एनर्जी इसी के इक्वल होती है,
क्यू, ये होता माइनस सी डी टी। सी होता है उसकी हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। माइनस साइन क्यों लगाता है, क्योंकि रिलीज हीट के रेस्पेक्ट में होता है। सी होता है हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्जोथर्मिक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइंड पर मोल, इट इज डिफाइंड पर मोल या फॉर 1 मोल। ये डिफाइन किया जाता है 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है। पर मोल डिफाइन किया जाता है 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो इससे बेटा एक बार न्यूमेरिकल और बता देते हैं। न्यूमेरिकल देखो, बिठा दे इसको, न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना बस, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्ब कैलोरीमीटर मेजरमेंट करता है तो रिलीज इंटरनल एनर्जी को मेजरमेंट करता है पर मोल, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे माइनस सी डी टी, ठीक है। क्वेश्चन करवाते हैं इसमें। देखिए मैं लिखा 0.12 ग्राम मैग्नीशियम is combusted in bomb calorimeter, in bomb calorimeter। आपको पता है 0.12 ग्राम मैग्नीशियम इज combusted in bomb calorimeter, then temperature of water of bomb calorimeter is increased by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पे बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसमें प्रेजेंट जो वाटर होता है उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एंड हीट कैपेसिटी या इफ लगा देता हूं, इफ हीट कैपेसिटी इज 1.5 किलोजूल पर केल्विन, देन कैलकुलेट द enthalpy change, then calculate the enthalpy change in combustion of magnesium, in combustion of magnesium। ये वाली रिएक्शन यहाँ पे इसमें क्या करें, मैग्नीशियम में ये कंबशन करें, इसका कंबशन करेंगे तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में प्रेजेंट जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। और उसकी आपको ये बताया इफ हीट कैपेसिटी ये दे रखी है यहाँ पर जो 0.12 ग्राम है इसकी हीट कैपेसिटी है 1.5, देन कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। बेटा मैग्नीशियम में ये सॉलिड होता है, इसका आपने कंबशन किया ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन गैस है, फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। जब भी बेटा कंबशन वगैरह करते हैं तो 1 मोल के रेस्पेक्ट में करोगे, फॉर्मेशन करना तब भी 1 मोल के रेस्पेक्ट में करते हैं, ये होता सॉलिड। तो यहाँ पे बेटा मैं कैलकुलेट करूँ डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी होता समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल 0, रिएक्टेंट में कितना हाफ, तो डेल्टा एन जी तो कितना हो गया आपके पास में हाफ, क्योंकि एंथैल्पी पूछा और किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी का ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये डेल्टा एन जी आ गया माइनस हाफ आर टी। टेम्परेचर भी मान लेना 300 केल्विन नहीं दिया, 300 केल्विन मान लो, ठीक है। आगे देखो यहां पे डेल्टा ई कैलकुलेट करना, क्या होता माइनस सी डी टी। हीट कैपेसिटी कितना माइनस 1.5,
टेम्परेचर डिफरेंस कितना कितना होगा -1.5 किलो जूल। लेकिन ये बेटा कितने के लिए आया है, 0.12 ग्राम के लिए आता है। और यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी आप बताते हो वो किसके लिए बताओगे, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला 0.12 ग्राम है, इसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी है -1.5। 1 के रेस्पेक्ट में कितना हो गया आपके पास में 1.5 डिवाइड बाई 0.12, और 1 मोल का मास एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। तो 24 ग्राम के रेस्पेक्ट में देखिएगा कितना हुआ, -1.5 अपॉन 0.12, 24। सॉल्व कर लो इसको। कितना होगा 300 आएगा, 300। तो आपके पास में डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर ये कितना होगा -300 -12। ये वैल्यू किस में, किलो जूल में। तो आर की वैल्यू भी किस में रखनी है आपको, किलो जूल में। जूल में वैल्यू होती है 8.314, किलो जूल में करता हूं तो डिवाइड बाई 1000 इंटू टेम्परेचर कितना होगा 300। सॉल्व कर लो इसको, दिखाई तो दे रहा है ना। ओके, इसको बेटा अपने से सॉल्व करेंगे। बस यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर देकर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो बॉम्ब कैलोरीमीटर ये किसको बताएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी। कितना भी ग्राम हो अपने को किसके रेस्पेक्ट में देखना होता है, 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो 0.12 के रेस्पेक्ट में तो अपने किसके रेस्पेक्ट में बना लिया, 24 के रेस्पेक्ट में। क्यों बनाया, क्योंकि 1 मोल के अंदर मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। उसके बाद में इसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं ये देखते हैं। लिखो फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। ये बेटा आपने इसे सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा कितना आ रहा है। लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हीट ऑफ रिएक्शन है इस पे इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में देखेंगे। पहला है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे बेटा मैंने यहां पे ये किया H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये कन्वर्ट हो रही है H2O गैस के अंदर, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर रिलीज एनर्जी है -x। ठीक है, दूसरा मैंने यहां पे लिखा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, और इससे फॉर्मेशन हो रहा है H2O लिक्विड। तो यहां पे क्या होगा -y, यहां पर रिलीज एनर्जी -y। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, लेकिन फिजिकल स्टेट अलग हो गई, तो यहाँ पे इन्वॉल्व एनर्जी भी अलग होगी। देखो गैस बनती है तो -x है। अब इसको कंडेंस करके लिक्विड बनाओगे, कोई भी चीज को आप कंडेंस करते हो तो वहां पर हीट है वो रिलीज होगी, तो और एक्स्ट्रा हीट रिलीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट। सेकेंड देखिएगा, फिजिकल स्टेट हो गया आपका। सेकेंड है एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसे मैंने आपके एलोट्रोपिक फॉर्म ली ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड है। इसका अगर कंबशन करवाओगे तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर भी CO2 बनेगा, यहां पर रिलीज हीट -x, यहां पर -y। तो थर्मोडाइनमिकली ये ज्यादा स्टेबल है। केमिकली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, डायमंड। थर्मोडाइनमिकली ग्रेफाइट ही ज्यादा स्टेबल होगा, तो थर्मोडाइनमिकली जो ज्यादा स्टेबल होगा तो उसके कंबशन में रिलीज हीट है वो कम होगी। तो यहां पे क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x, ये हुआ। ठीक है, ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन है एक्सपेरिमेंटल
कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर एक्सपेरिमेंट करके आपको दे रखा है कि ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसमें एंथैल्पी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो वहाँ पर बेटा इन सबको इन्वॉल्व करके, उसकी फिजिकल स्टेट है, इन सबको इन्वॉल्व करके हम क्या बनाते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसे सॉल्व करना है। कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन दे रखी हो। डेल्टा एन जी क्या होता है, समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, एंड और ओनली कंसिडर्ड गैसेस स्पीसीज। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर। हटा दे, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय किर्चॉफ इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर। अब बेटा ये आपको बता रहे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय किर्चॉफ इक्वेशन, किर्चॉफ इक्वेशन, किर्चॉफ इक्वेशन। ठीक है, देखो क्या इक्वेशन होती है, ये है बेटा डेल्टा आर सी पी यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू होता है डी डेल्टा आर एच, डी के ऊपर डी टी होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन होता है तो डिफरेंस क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा आर सी पी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच टू, इसका डिफरेंस देखोगे तो क्या होगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और डेल्टा आर सी पी क्या होगा, समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है उसकी एन का मतलब यहां पे बेटा एन की जगह ये लिख लेना, एन भी लिख सकते हो, सीपी बात करें। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मोनोटोमी के लिए कितना होता है, डायटोमी के लिए कितना होता है, ये सब बता चुके हैं आपको, क्वेश्चन से और करवाएंगे। ये तो आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, और बेटा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एंथैल्पी यही लिखा हुआ आपको, तो उसको कांस्टेंट प्रेशर पे ही मानना है क्योंकि मोस्टली रिएक्शंस आर कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा देखो ऐसे डेल्टा आर सीवी भी लिख सकते हो, क्या होगा, डी डी आर ई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डी टी, डेल आर सी वी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। ठीक है, नोट कर लो इसको। इस पे भी एक न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, देखो यहां पर भी डेल्टा आर सी वी देखना हो तो क्या होगा, समेशन सी वी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन सी वी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। लिख लिया, मिटा दे। तो जहां पर भी टेम्परेचर की बात आ जाए वहां पर किर्चॉफ इक्वेशन आपको लगानी है। देखो इक्वेशन से बता रहे, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया at 25 degree centigrade is minus 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है बेटा। देन कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अमोनिया के फॉर्मेशन की हीट है वो आपको कितनी गिवन है, -10 किलो कैलोरी है।
तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। जब भी फॉर्मेशन करना है, कंबशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करते हो? 1 मोल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 मोल अमोनिया है, इसका फॉर्मेशन करना है। देखो हाफ N2 प्लस 3/2 H2, ये होगा NH3। ठीक है, अब देखो आपको यहां पे सबसे पहले डेल आर सीपी का पता होना चाहिए। डेल आर सीपी क्या होता है? समेशन ऑफ सीपी प्रोडक्ट माइनस 1/2 सीपी N2 3/2 सीपी H2, ये होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया आपने। यहां पे देखो सीपी पॉलीएटॉमिक के लिए कितना होता है? 4R, याद आ रहा है? डायटोमिक के लिए सीपी की वैल्यू कितनी थी? 7/2, तो 1/2 इंटू 7/2 यानी 3.5R प्लस 3/2 3.5R कितना आ रहा है देखते हैं। 4R माइनस कितना को 2 LCM आ गया, 3.5R प्लस 10.5R कितना होगा? 4R माइनस 11 12 13 14/2 कितना होगा? 7R, तो कितना बचा? -3R। तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा सीपी भी पूछ सकता था, तो वहां पर कितना बताते हैं? -3R। जनरली बेटा इसके लिए डायटोमिक के लिए इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं दिया रहे तो माइंड में सेट रखना। डायटोमिक के लिए कितना होता है? सीपी की वैल्यू 7/2 और सी होता है 5/2। ऐसे पॉलीएटोमिक के लिए कितना होता है? 4R और सीवी कितना होगा? 3R। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया आपने इस वाली इक्वेशन से, तो डेल्टा आर सीपी आपके पास में कितना आ गया? -3R। अब कैलकुलेट करना आप। डेल्टा आर सीपी इक्वल टू होता है डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ये होता है। तो बेटा ये वैल्यू तो कितनी है? -3R। H2 कैलकुलेट करना है, H1 कितना है? -10, डिफरेंस कितना होगा? 35। तो ये कितना होगा? डेल्टा H2 प्लस 10 माइनस 75 इंटू 3R और डेल्टा H2 इक्वल टू -75 इंटू 3R माइनस 10। इसको बेटा अपने से कर लीजिएगा, क्या मैं बता देता हूँ। ये हुआ। अब बेटा आर की वैल्यू जो भी आपके ऑप्शन के अंदर अगर कैलोरी में दे रखा है तब तो आर की वैल्यू कितने रखोगे? आर की वैल्यू यहाँ पे किस में दे रखा है? किलो कैलोरी में, तो ये भी वैल्यू किस में आएगी? किलो कैलोरी में आएगी। अगर वहां पर चेंज करवा के आपसे पूछा जाए तो चेंज करके लिख दो। यहाँ पे तो कितना रखोगे आप? 10 किलो कैलोरी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।